मेरे विद्यार्थियों, मध्यकालीन इतिहास की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी जो कि 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और जिसने 1545 ईस्वी तक शासन किया। शेरशाह ने गद्दी पर बैठने के बाद अपने साम्राज्य का प्रसार किया और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे मारवाड़ पर शेरशाह की विजय की। शेरशाह राजपूताना के संपूर्ण क्षेत्र के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। अतः पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी प्रदेशों को जीतने के बाद उसने राजपूताना को जीतने की ओर ध्यान दिया। राणा सांगा की 1528 ईस्वी में मृत्यु हो चुकी थी और राजपूताना में मेवाड़ का प्रभाव कमजोर हो रहा था। इस काल में मारवाड़ का शासक मालदेव सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया था। उसकी राजधानी जोधपुर थी। वह एक योग्य, साहसी और महत्वाकांक्षी था और मेवाड़ के पतन के बाद राजस्थान में कोई बड़ी शक्ति नहीं रह गई थी। मालदेव ने इसका फ़ायदा उठाया और शेरशाह के दिल्ली के सिंहासन पर बैठने तक वह राजस्थान का सबसे शक्तिशाली शासक बन चुका था। तो ऐसी स्थिति में शेरशाह और मालदेव का संघर्ष होना स्वाभाविक था। उसके राज्य की सीमाएं गुजरात व दिल्ली साम्राज्य के निकट पहुंच गई थी। मालदेव दिल्ली का सम्राट बनने का भी सपना देख रहा था। मालदेव के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अनेक राजपूत सरदार उसके विरोधी हो गए थे। मेड़ता के पदच्युत शासक वीरमदेव और बीकानेर के मंत्री नागराज ने मालदेव के खिलाफ शेरशाह से प्रार्थना की। शेरशाह स्वयं भी मालदेव से असंतुष्ट था, क्योंकि पहले मालदेव ने हुमायूं को शेरशाह के खिलाफ सहायता देने का आश्वासन दिया था। अतः वह मालदेव पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ। मारवाड़ की ओर 80,000 सेना लेकर उसने राजस्थान में प्रवेश किया। जोधपुर से 70 मील दूर मालदेव और शेरशाह की सेनाएं एक दूसरे के सामने पहुंच गई। शेरशाह की सूचना, जैसा कि अभी मैंने कहा, शेरशाह के आगमन की सूचना जब मालदेव तक पहुंची तो वह भी अपने 40,000 सैनिकों के साथ रवाना हुआ और दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने जेतारण के पास सुमेल या गिरी नामक स्थान पर करीब 2 माह तक खड़ी रही। शेरशाह जो है उसने यहाँ पर एक बार फिर शौर्य के स्थान पर चालाकी का सहारा लिया। उसने, क्योंकि दोनों ही सेनाएं एक दूसरे पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर रही थी, दोनों ही एक दूसरे की शक्ति से भयभीत थी। शेरशाह को मारवाड़ के रेगिस्तानी प्रदेश में रसद सामग्री तथा घोड़ों के लिए खाद्य सामग्री एकत्र करने में भी कठिनाई हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में उसने एक जाली पत्र तैयार करवाया जो मालदेव के सरदार जेता और कूपा की तरफ से लिखा गया था, जिसमें ये कहा गया कि राजा को किसी प्रकार की चिंता अथवा संदेह को अपने हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। युद्ध के दौरान हम मालदेव को पकड़कर आपके पास ले आएंगे। और उसने ये पत्र जो है मालदेव के शिविर के पास इस तरीके से डलवाया ताकि वो सुविधापूर्वक उसको प्राप्त हो सके। तो विद्यार्थियों, जब मालदेव के पास ये पत्र पहुंचा तो वह अपने सरदारों की गतिविधियों के प्रति शंकालु हो गया और उसने बिना युद्ध किए ही रण क्षेत्र से पीछे हटना तय किया और वह पीछे हटता चला गया। यद्यपि जेता और कूपा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुआ उनकी स्वामी भक्ति को। अतः विद्यार्थियों, जेता और कूपा ने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देने के लिए करीब 12,000 राजपूत सैनिकों के साथ शेरशाह पर आक्रमण किया। राजपूतों के तीव्र आक्रमण ने अफगानों के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन अंत में शेरशाह विजयी हुआ क्योंकि उसकी ताकत ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी शेरशाह को ये कहने के लिए विवश होना पड़ा कि अरे, मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान का राज्य ही खो दिया होता। अर्थात जब 12,000 सैनिक उसे इतना कठिनाई में डाल सकते हैं, तो अगर मालदेव की पूरी 40,000 की सेना होती तो निश्चित तौर पर शेरशाह के लिए युद्ध के परिणाम कुछ और हो सकते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया। मालदेव ने सिवाना दुर्ग में शरण ली और शेरशाह ने आगे अजमेर से आबू तक मालदेव के विस्तृत क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसमें जोधपुर आदि प्रसिद्ध स्थान शामिल थे। मारवाड़ को व्यवस्थित करने का कार्य उसने ख्वास खां को तथा इंशा खां नियाजी को सौंपा और वह मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ की ओर बढ़ा। किंतु
मालदेव के ऊपर जो ये विजय है शेरशाह की, वो स्थायी नहीं रह सकी विद्यार्थियों, क्योंकि शेरशाह की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई 1545 ईस्वी में। और उसकी मृत्यु के बाद खवास खान ने विद्रोह कर दिया और मालदेव ने धीरे धीरे संपूर्ण मारवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। परंतु यह कार्य शेरशाह की मृत्यु के पश्चात यानी 1545 ईस्वी में ही संभव हो पाया। अब हम बात करेंगे मेवाड़ विजय की। शेरशाह ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तब वहाँ के शासक उदय सिंह के दरबारियों ने अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए स्वेच्छा से चित्तौड़ शेरशाह को समर्पित कर दिया। इस प्रकार शेरशाह के प्रभुत्व को स्वीकार उन्होंने कर लिया। शेर खां ने शम्स खां को चित्तौड़ का अधिकारी बनाया और उसके बाद वह जहाजपुर पर उसने अधिकार कर लिया। इसके बाद वह उसने रणथंभौर के प्रसिद्ध दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। तो हम देखते हैं कि शेरशाह जो है संभवतः ये माना जाता है कि शेरशाह के द्वारा जयपुर के कछावा राजपूत सरदारों ने भी उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार शेरशाह ने राजस्थान को अपने अधीन करने में सफलता पाई। मारवाड़ के अलावा शेरशाह ने राजपूत राजाओं को उनके राज्यों से वंचित नहीं किया। मात्र केवल जो है जैसलमेर और बीकानेर जो है शेरशाह के अधिकार में नहीं थे, बाकी पूरा राजपूताना जो है शेरशाह के अधिकार में आ चुका था। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी शेरशाह की राजपूत नीति के बारे में। विद्यार्थियों, शेरशाह ने राजपूत राजाओं को पूरी तरह अपने राज्य अधिकारों से वंचित नहीं किया था। केवल मारवाड़ के साथ उसने ये किया कि उसने मारवाड़ के सभी क्षेत्रों को अपने अधीन किया और बाकी और जो दूसरे राज्य उसने जीते थे या जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार की थी, उन राज्यों को उसने उन्हीं के अधिकार में रहने दिया। इससे उसकी बुद्धिमानी व दूरदर्शिता ज्ञात होती है। उसकी नीति यह थी कि राजस्थान की रियासतों का राजनीतिक और भौगोलिक अलगाव ही बना रहे, जिससे वे अफगान सत्ता के खिलाफ संगठित होकर विद्रोह के लिए खड़े न हों। उसने विभिन्न राजपूत किलों पर अधिकार करके राजस्थान पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया था। डॉक्टर KR कानूनगो कहते हैं कि शेरशाह ने हिंदुस्तान के अन्य भागों की तरह राजस्थान में स्थानीय राजाओं और शासकों को उनके स्थानों से विस्थापित करने तथा उन्हें बिल्कुल अधीन बनाने की चेष्टा नहीं की। ऐसा करना उसने खतरनाक और निरर्थक समझा। इस प्रकार जो अगला उसका कदम था वह था कालिंजर की विजय। तो कालिंजर की विजय उसके द्वारा 1545 ईस्वी में की गई। राजस्थान के सफल अभियान के बाद विद्यार्थियों शेरशाह बुंदेलखंड विजय के लिए रवाना हुआ। कालिंजर के शासक कीरत सिंह ने उसकी अधीनता को नहीं माना था। उसने रीवा के शासक वीरभान बघेरा को अपने यहाँ शरण दी थी, जिसे कि शेरशाह अपने पास बुलवाना चाहता था। उपरोक्त कारणों से उसने कालिंजर पर आक्रमण किया। ये आक्रमण विद्यार्थियों उसके द्वारा किया गया था नवंबर 1544 ईस्वी में उसने दुर्ग का घेरा डाल दिया। लगभग 6-7 महीने के घेरे के बाद भी किले को जीता नहीं जा सका। अतः 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह ने किले की दीवार को गोला बारूद से उड़ाने की आज्ञा दी। इसी प्रक्रिया में एक गोला दीवार से टकराकर बारूद के ढेर में आ गिरा, जिससे उसमें आग लग गई। शेरशाह विद्यार्थियों उसके पास ही खड़ा था, अतः वह भी बुरी तरह झुलस गया, किंतु उसने आक्रमण चालू रखने का आदेश दिया। आक्रमण सफल रहा। शाम तक अफगानों का किले पर अधिकार हो गया। विजय की खबर सुनकर संतोष के साथ शेरशाह इस लोक से विदा हो गया। यानी शेरशाह की 22 मई 1545 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तब तक कालिंजर का किला जो है जीता जा चुका था। डॉक्टर कानूनगो के शब्दों में इस प्रकार एक महान सैनिक और राजनीतिज्ञ का अंत अपने जीवन की विजयों और लोक हितकारी कार्यों के मध्य में ही हो गया। तो अब हम बात करेंगे शेरशाह के साम्राज्य विस्तार के बारे में। भारत का सम्राट बनने से पहले शेरशाह ने बिहार और बंगाल प्रांत पर अधिकार कर लिया था। सम्राट बनने पर और जब तक उसकी मृत्यु हुई तब तक उसके साम्राज्य में गुजरात, असम और कश्मीर को छोड़कर उत्तर भारत के प्राय संपूर्ण भूप्रदेश आ चुके थे। उसने इन क्षेत्रों पर अपनी सत्ता स्थापित करने में सफलता पाई थी। वह एक
मामूली जागीरदार का पुत्र था विद्यार्थियों, लेकिन उसने एक जागीरदार के पुत्र की स्थिति से ऊपर उठकर सुल्तान का पद प्राप्त किया और साथ ही एक विस्तृत साम्राज्य भी स्थापित किया। अफगान शासकों में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए शेरशाह का यही कार्य पर्याप्त था, परंतु शेरशाह की योग्यता इससे भी अधिक थी। वह एक महान शासक प्रबंधक भी सिद्ध हुआ, अतः वह मध्य युग के श्रेष्ठ शासकों में से एक माना जाता है। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी कहते हैं कि शेरशाह ने अपनी इच्छा शक्ति से अपने साम्राज्य का सृजन किया, अतः उसकी गणना दिल्ली के महान शासकों में होती है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि शेरशाह जो है किस प्रकार उसने अपने साम्राज्य को विस्तृत किया। यद्यपि उसका शासनकाल आप देख रहे हैं कि मात्र 5 वर्ष वे गद्दी पर बैठा, 1540 से लेकर 1545 तक, और उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। लेकिन इसके बावजूद ही भी वह जो है एक महान सेनानायक था और एक विशाल साम्राज्य स्थापित उसके द्वारा किया गया। और शेरशाह के बारे में उसका साम्राज्य विस्तार के साथ साथ उसका प्रशासनिक सुधार भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए और इस क्षेत्र में उसे अकबर का अग्रणी कहा जाता है। तो शेरशाह का प्रशासन कैसा था, इसकी चर्चा जो है हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।